हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विशाल चौबे और आज हमारे साथ बहुत ही फेमस हस्ती मौजूद है जिनका नाम है संजीव तिवारी। पिछले कई दशकों से वैसे तो इनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन 2 दशकों से ये लगे पड़े हैं ग्राम उदय फाउंडेशन को बिल्ड करने में और इस देश को एक नई दिशा देने में। संजीव तिवारी जी जो हैं वो उनके बारे में मैं थोड़ा परिचय दे दूं। वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन ये बिहार के गोपालगंज जिले से हैं। भोरे में इनका तिवारी चकिया गांव है जहां से रहने वाले हैं और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की है दिल्ली से, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से की है इन्होंने। और उसके बाद से ग्राम उदय फाउंडेशन चला रहे हैं जो कि एक गैर सरकारी व्यवस्था है, जिसके दौरान ये गांव-गांव जाते हैं। ना ही ओनली इंडिया के गाँव में बल्कि बाहर के बहुत सारे गाँव में, जैसे भूटान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे गाँव में जाकर के इन्होंने ग्राम उदय फाउंडेशन को एक नई दिशा दी है, एक नया डायरेक्शन दिया है। तो बहुत बहुत स्वागत है संजीव तिवारी जी आपका। नमस्कार। तो आप हमें ये बताइए कि जो आपकी पुस्तक है इसके बारे में थोड़ा बहुत आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो पुस्तक है आप सभी देख रहे होंगे, विकास वर्सेस डेवलपमेंट। ऐसा समझ लीजिए कि जो भारत की मूल से जुड़ी हुई मेधा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी लोग जो व्यवस्था परिवर्तन के इच्छुक हैं, हमारे यहाँ जो भी जनमानस व्यवस्था परिवर्तन चाहता है, वो स्वाभाविक तौर पे अगर मूल से जुड़ा हुआ होगा तभी व्यवस्था परिवर्तित कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। और जब भी हम भारत को समझे, गांवों को समझे, तो उसमें सबसे जो मुख्य भूमिका होती है वो दृष्टि की भूमिका होती है कि हमारी दृष्टि क्या है। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है विकास वर्सेस डेवलपमेंट, ये भारत के मूल से जुड़े हुए मेधा की दृष्टि है। ये वो दृष्टि है कि पूरे विश्व का स्वरूप कैसा होना चाहिए, पूरे पृथ्वी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वायु का स्वरूप कैसा होना चाहिए, अग्नि का स्वरूप कैसा होना चाहिए, आकाश का स्वरूप कैसा होना चाहिए, नदियों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, पर्वतों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तालाब का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो एक दृष्टि है, ये एक वैश्विक दृष्टि है जो भारत के गांव का एक प्रत्येक व्यक्ति तैयार करता है। और मुझे लगता है ये पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो सबके हृदय की बात है, बिल्कुल सबके हृदय की बात है। तो आप वैसे तो आपने जो इंजीनियरिंग करी है वो एक शहर से की है और शहरों में भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर है और आप गांव की बात करते हैं। तो जब गांव ही सशक्त इतने थे तो आपको शहर आने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, इसमें मैंने लिखा है भारत में गांव से जो शहरों की तरफ पलायन हुआ, उसमें मुख्य उद्देश्य था जीवकोपार्जन हेतु पलायन, अर्थोपार्जन जीवकोपार्जन। और अर्थोपार्जन जीवकोपार्जन के हेतु जो पलायन हुआ, उसके मूल में था जो मैकाले द्वारा पोषित जो शिक्षा थी, जो कि गांवों में नहीं मिल पा रही थी। उसी शिक्षा के लिए गांव से शहरों की ओर पलायन होता है। लेकिन गहन चिंतन के पश्चात यह पता क्या चलता है कि जिस शिक्षा के हेतु पलायन हुआ वह शिक्षा भी भारत के कंक्रीटीकरण की शिक्षा है। अच्छा। आजकल युवाओं को प्लास्टिक इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है और हमको अध्ययन के बाद यह पता चलता है कि प्लास्टिक को सड़ने में 400 साल लग जाते हैं। मतलब जिस शिक्षा के लिए पलायन हो रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। जिस शिक्षा के लिए पलायन हो रहा है वो शिक्षा भी भारत के कंक्रीटीकरण की और प्रकृति के विनाश की आधारशिला खड़ी कर रही है। अब समस्या क्या है कि हमारे मानस में बिठा दिया गया है कि आपको वो शिक्षा प्राप्त करनी है। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो माता पिता हैं, सबके मानस में यह बात गहरे स्तर तक डाल दी गई है कि आपको वो शिक्षा प्राप्त करनी है, अन्यथा आप इस समाज में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आपको इस समाज में रहना तो आपको ये शिक्षा लेनी ही पड़ेगी, मैकेनिकल इंजीनियर बनना ही पड़ेगा, सिविल इंजीनियर बनना ही पड़ेगा। जबकि पता चलता है कि सबसे ज्यादा नाश जो होता है वो इसी आधुनिक शिक्षा के माध्यम से होता है। लेकिन ये जो इंजीनियरिंग वर्ड है, ये तो अभियंता की अगर हम बात करें तो ये तो पहले के बहुत दशकों में भी रही है। अगर आप देखेंगे तो हर युग में कोई ना कोई अभियंता रहे हैं।
बिल्कुल तो बिल्कुल इंजीनियरिंग ने ऐसी कौन सी चीजें कर दी जिनकी बिल्कुल वजह बिल्कुल से बिल्कुल इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस पुस्तक को बार बार पढ़ना, विकास वर्सेस डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जहाँ पे दोनों तो एक ही शब्द है। सब देखिए, एक अभियंता है, एक इंजीनियरिंग है, एक तो आप अभियंता है, इंजीनियरिंग के खिलाफ हैं, अभियंता के खिलाफ नहीं है, अभियंता के खिलाफ नहीं है। बहुत हम साइंस के खिलाफ हैं, विज्ञान के खिलाफ नहीं है, अच्छा। विज्ञान के विरुद्ध नहीं है, साइंस के विरुद्ध है। अच्छा, एक लाइन में अगर आपको बताना हो डिफरेंस कि विकास वर्सेस डेवलपमेंट में क्या अंतर है, तो क्या आप बोलेंगे? विकास प्रकृति सम्मत है, विकास सनातन सम्मत है, विकास शास्त्र सम्मत है, विकास धर्म सम्मत है। विकास प्रकृति के प्रशस्त मानबिंदुओं की रक्षा करने वाला तत्व है। डेवलपमेंट प्रकृति के विरुद्ध है, सनातन के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है। डेवलपमेंट प्रकृति के प्रशस्त मानबिंदुओं की हत्या करने वाला तत्व है। अच्छा, अगर हम पूरे विश्व को देखें एक जगह पर, तो वहां पर तो विकास नाम का कोई वर्ड नहीं है। विकास, मैंने वही तो कहा ना कि विकास भारत ने दिया, डेवलपमेंट पश्चिम से आता है। तो आपकी जो लड़ाई है वो उसके मूल आधार से है, बिल्कुल, जो उसको एक डिफरेंट डायरेक्शन में और एक डिफरेंट तरीके से दिखाया जा रहा है, उसके खिलाफ आपकी ये लड़ाई है। हमारी, मैंने पुनः कहा, यहां पे विषय केवल विकास को स्थापित करना नहीं है, हमारे शब्दों को भी स्थापित करना है। मैंने इसमें कहा है कि काऊ और गाय में भेद है। हमने गाय को काऊ कहना तब से प्रारंभ किया जब से भारत में अंग्रेजी आई। उससे पहले हमारे यहाँ भारत में गाय को कोई काऊ नहीं कहता होगा। उन्होंने जिस 4 पैर वाले पशु को दूध देते हुए देखा होगा, उसको हमारे यहाँ के गाय की तुलना काऊ से कर दी होगी, बिना भौगोलिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के समझ के। तो हमारी लड़ाई केवल विकास को स्थापित करने की नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे जो शब्द भाषाई आक्रमण द्वारा विकृत हो गए। आप सिग्नेचर कैसे करते हैं? आप हिंदी में सिग्नेचर करते हैं, इंग्लिश में करते हैं? मैं प्रयास कर रहा हूं कि हिंदी में, क्योंकि मेरे ऊपर भी उस मैकाले शिक्षा पद्धति का प्रभाव अभी भी है, तो यह मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि भविष्य में मेरी जो हस्ताक्षर हो वो। लेकिन हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हिंदी के हस्ताक्षर भी बहुत जगहों पर मान्य नहीं रहते, और इसीलिए मैंने कहा कि इसमें केवल व्यक्ति दोषी नहीं है, समाज दोषी नहीं है, शासन की नीतियां दोषी हैं, वैश्विक नीतियां दोषी हैं। वैश्विक नीतियां जो हमारे ऊपर लाद दी जाती हैं अप्रत्यक्ष रूप से 1947 के पश्चात, जो हमें तथाकथित स्वतंत्रता मिली। मैंने पुस्तक में लिखा है कि भारत सैद्धांतिक धरातल पर आज भी परतंत्र है। अच्छा, मान लीजिए कोई तमिल का कोई बंदा हो, या फिर वो आपके आंध्र प्रदेश से हो, कर्नाटक से हो, उनके लिए हो सकता है विकास वर्ड का जो उनके लोकल लैंग्वेज में कुछ और मतलब हो। देखिए, हमने यहाँ पे क्षेत्रीय भाषाओं का भी उतना ही ध्यान रखा है अपने पुस्तक को लिखने के क्रम में। तेलुगु, इसमें एक मैंने बड़ा प्रकल्प चलाया, अब मैं स्पष्ट रूप से अपने दर्शकों को यह कहना चाहूंगा, उर्दू मुक्त हिंदी। उर्दू मुक्त हिंदी, यह प्रकल्प मैं काफी समय से चला रहा हूं, और मैं यह भी कहना चाहूंगा मेरा किसी भाषा से द्वेष नहीं है। उर्दू मुक्त हिंदी का अर्थ यह कदापि नहीं है कि मेरा किसी भाषा से द्वेष है। मैं यह भी कहूंगा कि जब उर्दू स्थापित हो तो वो हिंदी से मुक्त हो। उर्दू भाषी भी आग्रहपूर्वक है कि हिंदी मुक्त उर्दू सेपरेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे भाषा में कोई मिलावट ना। लेकिन आपके ही घर के एक बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हिंदी हमारी मम्मी है तो मौसी है, वो मूर्खता के प्रभाव में है, मैं इसके अन्यथा कुछ नहीं कहूंगा। मेरा कहना यही है कि हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जब हिंदी उर्दू से मुक्त हो जाएगी तो भाषाओं के मध्य संघर्ष नहीं होगा। जब संस्कृत निष्ठ हिंदी स्थापित होगी तो जो दक्षिण और उत्तर का आप संघर्ष देखते हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, और यह पुस्तक उसकी आधारशिला बनेगी। तो आपके कहने का मतलब कि कल्चर को जितना सेपरेट रखा जाए उसको उतना बचा के रखा जाए। बिल्कुल, हमारी भाषा में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए, और मुझे खतरा उर्दू से दिखता है। जो सबसे बड़ा प्रभाव हिंदी के ऊपर मुझे दिखता है, उर्दू का दिखता है। तो मतलब आप हाइब्रिड पद्धति को कहीं ना कहीं गलत, उससे तो संघर्ष नहीं होगा, संघर्ष है, उससे तो संघर्ष रहेगा, सदैव ही संघर्ष रहेगा। तो मतलब जो चीज हाइब्रिड है वो प्योर नहीं है, वो शुद्ध नहीं है। बिल्कुल, हर कोई भारत में आप कहीं भी चले जाइए, विश्व स्तर पर कहीं भी चले जाइए, हर कोई शुद्धता का पक्षधर है। इजराइल के यहूदी भी शुद्धता के पक्षधर है। कौन शुद्धता? इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे से संघर्ष करें, दूसरे से द्वेष है, इसका अर्थ ये कदापि नहीं है। हर कोई शुद्धता का पक्षधर होता है। मैं चाहूंगा कि मेरी भाषा शुद्ध स्वरूप में स्थापित हो, जिसका अत्यधिक प्रभाव है उससे मुक्त कर रहा हूं। अच्छा, मान लीजिए, मतलब कुल मिला जाते जो मैं आपकी गहराई को समझ पा रहा हूँ, आपकी लड़ाई जो है वो सोच के खिलाफ है, आपकी लड़ाई जो है वो भाषा के खिलाफ है, आपकी लड़ाई जो है वो उसके आउटकम के खिलाफ है, मतलब उसका जो
अंतिम पड़ाव है उसके खिलाफ है। बिल्कुल। अगर डेवलपमेंट को भी प्रकृति की भलाई के लिए किया जाए तो आपको डेवलपमेंट से कोई लेकिन डेवलपमेंट को परिभाषित ही प्रकृति के प्रशस्त मानवीयों को नष्ट करने के लिए किया गया है। कैसे, एग्जांपल बताइए। उदाहरण का डेवलपमेंट जिस फैब्रिक में तैयार होता है, जिस फैब्रिक में डेवलपमेंट तैयार होता है, यहाँ पे मैं अपने शब्दों के लिए क्षमा चाहूंगा, अंग्रेजी का समावेश हो रहा है थोड़ा सा। डेवलपमेंट जिस फैब्रिक में तैयार होता है, आप देखिए डेवलपमेंट ने किया क्या, और डेवलपमेंट शब्द की उत्पत्ति क्यों होती है? काऊ शब्द की उत्पत्ति ही हमारे यहाँ की गायों की हत्या करने के लिए होती है। राइट। तो अभी रिसेंटली मनोज मुंतशिर जी हैं, वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ से गौ से गधा को हटा के, गौ से गणेश जी को हटा के गौ से गधा ले आया गया जी। तो आप कितने उनसे सहमत हैं? नहीं, देखिए गधा भी हमारे मूल में ही उत्पन्न हुआ प्राणी है, तो गधा से हमारा कोई संघर्ष नहीं है, और गणेश जी तो साक्षात भगवान है, तो उनका तो क्या कहें। बस कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति के खिलाफ इससे शिक्षा पद्धति पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वर्ड से नहीं पड़ेगा, बट जब आप मकाले की बात करते हैं तो आप बताते हैं कि जो ये शिक्षा नीति है इसको कहीं ना कहीं पहले से चेंज किया गया है। या मैं इसमें ये भी कहना चाह रहा हूँ, अभी तो गौ से गोबर भी हो सकता है, और गोबर को भी बहुत ज्यादा दुष्प्रचारित किया गया है पूरे भारत में ही, जो जबकि गोबर का अर्थ क्या है? गो का बर, गाय का मल और मूत्र। तो जिन शब्दों को गधा, गधा तो सबसे ज्यादा लॉयल है आपके लिए। अच्छा, कुत्ते से भी। हाँ, तो ये भी एक कम्युनिस्ट मेंटेलिटी है कि हमारे पशुओं को विकृत करना। गौ से गधा अगर बोला जाए तो गधा का जो असली परिप्रेक्ष्य है वो हमको सामने रखा जाना चाहिए, बस गधा से कोई संघर्ष नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप समाज में 30 साल बाद पैदा हुए? ऐसा ये जो सोच है कि मैं 30 साल पहले पैदा हुआ या 30 साल बाद पैदा हुआ, ये पूरी तरीके से, मैं आप पे कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कम्युनिस्ट मेंटेलिटी ही है। ये एक लिबरल मेंटेलिटी है, कम्युनिस्ट मेंटेलिटी है, जो ऐसा कहती है बार बार हम तो मूल से जुड़ी हुई मेधा है। आप अपने अस्तित्व को तलाश। हाँ, मूल से जुड़ी हुई मेधा, जो भारत की मूल से जुड़ी हुई मेधा है। मैंने बार बार कहा, जब भी व्यवस्था परिवर्तित होगी तो मूल से जुड़ी हुई मेधा ही करेगी। पश्चिम द्वारा पोषित मेधा कभी भारत का व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकती। आखिर कौन से ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से हम अपने हीरो, अपने लीडर, अपने व्यक्तित्व को तलाशने के लिए पश्चिम की तरफ जाने लगे, जब सब कुछ यहाँ इतना बढ़िया था? क्या ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से आज अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग पश्चिम सभ्यताओं को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ तक उनके खान पान से लेकर उनके कपड़े, घर, हर तरीके से। ऐसी कौन सी कमियां रह गई हमारे अंदर जो कि पश्चिम इतना हावी पड़ गया? मूल में, अगर इसके मूल में जाए तो शत्रु जब कार्य करता है तो शत्रु की कार्यशैली पहले हमें समझनी चाहिए कि शत्रु की कार्यशैली क्या है। शत्रु अपनी व्यवस्थाओं को येन केन प्रकार से स्थापित करेगा, और शत्रु की सबसे पहला जो शत्रु आघात करता है आपके मस्तिष्क पे आघात करता है, आपकी सोच पे, आपके शरीर पे आघात नहीं करेगा, देह पे आघात नहीं करेगा। वो शत्रु आपके देह पे आघात नहीं करेगा। देह पे जो आघात करते हैं वो अभी प्रत्यक्ष दिखने वाले शत्रु हैं। जो अदृश्य शत्रु है वो सबसे पहले आपके मस्तिष्क पे आघात करेंगे और आपको मानसिक रूप से परतंत्र बना देंगे, आपके अंदर हीनता का बोध ला देंगे, कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ, इंफीरियरिटी, हाँ, हीनता का बोध। अंग्रेजी बोलने वाला स्टेटस सिंबल से कनेक्ट कर दिया जाएगा, और हिंदी बोलने वाले को, जैसे बॉलीवुड का देखिए कैसे रहा, हिंदी बोलने वाले को उपहास का पात्र बना देना। और उर्दू मीठी भाषा है, उर्दू मीठी भाषा है, और हिंदी बोलने वाला ये जो है गाली दे रहा है, खड़ी बोली, मतलब खड़ी बोली, खड़ा मारना। तो कितने तरीके से काम हुआ है। और लेकिन जिन डायरेक्टरों ने ये काम किया है वो भी तो हमारे ही धर्म के हैं। वो सब दे आर फंडेड, कोशिश है वो। एक जो लेफ्ट विचारधारा है, या फिर जो आप बोल रहे हैं कम्युनिस्ट विचारधारा है, कहीं ना कहीं वो समाज में अपने आप को अलग प्रस्तुत करने के लिए भी, ना चाहते हुए भी वो डिफरेंट दिखा रहे हैं अपने आप को, और उस हमेशा ऑपोजिशन की तरफ रहते हैं। ऐसा आपका मानना है? देखिए, कि उनकी सोच ही वैसे लेफ्ट के बारे में मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, लेफ्ट धर्म का शत्रु है। लेफ्ट धर्म का शत्रु है, और हमें धर्म के शत्रुओं से लड़ना है। लेकिन कहा कि निंदक नियरे राखिए। निंदक को नियरे राखिए, शत्रु को नियरे मत रखिए ना। निंदक और शत्रु में भेद है ना। निंदक जो होता है आप में रिफॉर्मेशन चाहता है, जो आपका वो आपको रिफॉर्म करना चाह रहा है, आप में सुधार चाह रहा है।
लेकिन लेफ्ट आपका निंदक नहीं, वो आपका शत्रु है, कोड है कैंसर है। सठम साठम समाचार था, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, धूर्त के साथ धूर्तता, ये निकेन प्रकारे, यही नीति हमारी। तो आप अभी तो आप शास्त्र की बात कर रहे हैं, कहाँ शस्त्र कहाँ है आपका? देखिए शस्त्र तो सबके लिए अलग अलग शस्त्र होंगे, समाज के हर वर्ग के लिए अलग अलग शस्त्र होंगे। आपका शस्त्र क्या है? शस्त्र हमारी वाणी है, हमारी वाणी ही शस्त्र है, और शस्त्र के मूल में भी तो वाणी ही है ना। और आपकी कलम? तो कलम भी हमारा शस्त्र ही है। तो कलम हमारी ये पुस्तक है, ये एक बहुत बड़े विषय को, सबसे पहले तो आप इसका कवर पृष्ठ देखिए, ये बैल है, ये फोटो मैंने खुद खींची है, ये गूगल द्वारा डाउनलोडेड नहीं है। गोधुली बेला है, बैल के सिंग के बीच में सूर्य है, और हल का दृश्य आपको दिख ही रहा है। तो पूरा पुस्तक पढ़ने के पश्चात आपको पता चलेगा। लेकिन आपके तो फेवरेट गाय हैं, तो यहाँ बैल क्यों? गाय और बैल दोनों ही समकक्षी हैं, बिना बैल के गाय का अस्तित्व है क्या? मतलब आप कृषि के मूल में बैल है। अच्छा, आप मतलब भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हाँ। आप जेंडर। हाँ, तो यार इस बात से कहीं ना कहीं तिवारी जी मुझे लगता है कि जो हमारा सनातन धर्म पहले रहा है, वो पहले से ही जेंडर डाइवर्सिटी को बहुत प्रमोट करता है। हम ये चर्चा ही हमारे यहाँ नहीं रही है, हमारे यहाँ और इलोबरेट कर दीजिए। हाँ, और पीछे जाएंगे तो ये चर्चा ही हमारे यहाँ नहीं रही है। लिंग भेद की चर्चा ही हमारे यहाँ नहीं रही है। ये संघर्ष ही कम्युनिस्ट मेंटेलिटी की देन है। ये जो संघर्ष है, स्त्री पुरुष के मध्य जो संघर्ष है, कहीं ना कहीं इन्होंने पहले सिगरेट बनाए हैं, हाँ। लोगों को कैंसर दिया, और फिर हॉस्पिटल बनाया। बस वो पुस्तक में यही लिखा हुआ है। क्योंकि हम जो है राधा कृष्ण और सीताराम बोलने वाले धरती के हैं। हमें आज सिखाया जा रहा है कि आप औरतों का सम्मान करें, हाँ। और फेमिनिज्म जो है बड़े तौर पे बढ़ तो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, ये केवल हमारे समाज में ही सिखाया जाएगा, वो आगे हमको सिखाएंगे। कभी वो दूसरे समाज में चर्चा करेंगे इन विषयों पे, देखिए उनके साथ क्या होता है। ये जो सबसे उदारवादी समाज है, हिंदू समाज, उसी को उदारता की शिक्षा दी जाएगी। राइट, सबसे उदार। और कहीं ना कहीं मैं पढ़ रहा था कि जो युवा है, हिंदू धर्म के जो युवा हैं, उनको कभी माँ बाप उनके फोर्स नहीं करते कि आप इस धर्म को पालन करिए, आप मंदिर जाइए, आप इतने वक्त पूजा करिए। लेकिन एक वयस्क अवस्था में आने के बाद जो हिंदू धर्म का जो युवा है, 18-20 साल तक वो कहता रहता है कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता। और जैसे जैसे समय के साथ वो इवॉल्व होता रहता है, 24-28 साल के युवा अपने आप मंदिरों की तरफ बढ़ने लगते हैं, और उनकी जो धारणा है उसके प्रति जाग जाती है। जबकि कोई और धर्म है जहाँ पर उन्हें बचपन से बताया जाता है कि आप 5 वक्त नमाज पढ़िए, या फिर आप चर्च जाइए, और उनको बार बार उस चीज़ों को फोर्स किया जाता है। एक ऐसा धर्म है सनातन धर्म जिसमें कि ऑटोमेटिकली स्वतः लोग फॉलो करने लग जाते हैं। ऐसा क्या है? देखिए, सनातन धर्म विशिष्ट है, और विशिष्टता ही इसकी पहचान है। हम विशिष्ट हैं, यही हमारी पहचान है। वहाँ विशिष्टता नहीं है, वहाँ आपको वेरिएशन नहीं दिखेगा। यहाँ तो हमारे गांव में बोलते थे ना, घाट घाट पे बदले पानी, कोस कोस पे बदले पानी, तो रहा है हमारे यहाँ। हर 12 किलोमीटर पे आपको एक पूरा सांस्कृतिक परिवर्तन आपको देखने मिल जाएगा। 3 कोस पे बदले हाँ। वाणी, और 9 कोस पे बदले वन। तो जो सांस्कृतिक वेरिएशन है, जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, वो आपको कण-कण में दिखता है यहाँ पे। तो आपके जो प्रयास हैं पिछले कई सालों से, आपको मैं बहुत नजदीकी तरीके से फॉलो करता रहा हूँ, पिछले 6 सालों से जो आपने समाज में कार्य किया है, आपको क्या लगता है कि जो ये जड़ें हैं, चाहे वो पश्चिमी सभ्यता की जड़ें हों, या फिर भाषा के प्रति जड़ें हों, या हमारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस हो, कितनी अंदर तक चली गई है, और कितना समय लगेगा इसको वापस लाने में? मैं बार बार अपनी सारी बातों को पुस्तक के संदर्भ में ही कहूँगा। मतलब इस ये पुस्तक को मेरी थोड़ी व्यवस्था है। व्यवस्था है, हाँ। ये मेरी व्यवस्था है, मैं अपनी सारी बातों को पुस्तक के संदर्भ में कहूँगा। अच्छा, ये बताइए पुस्तक कहाँ मिलेगी? अगर पुस्तक अभी हमने Amazon, फ्लिपकार्ट पे नहीं डाला है, क्योंकि उनसे भी हमारा संघर्ष चल रहा है। हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, ई-कॉमर्स से, हाँ, ई-कॉमर्स से भी हमारा संघर्ष चल रहा है, और वो एक बड़ी लड़ाई है। इसीलिए अभी हम कुरियर के माध्यम से, पोस्ट और डाक के माध्यम से गांव-गांव हर जिले में भेज रहे हैं। जिसको चाहिए, कुरियर एक बड़ा सामान्य माध्यम है। अपना एड्रेस हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, या एड्रेस हमको भेज दीजिए, जिस प्रकार से भी हम एड्रेस पे आपको कुरियर कर देते हैं। हार्ड कॉपी इसकी कुरियर कर देते हैं। अगर कुछ मित्र जो अत्यधिक प्रभावी है अपने क्षेत्र में, वो इसका PDF फाइल भी हमसे ले सकते हैं। सामान्य मूल्य है इसका, जो मार्केट मूल्य है, जो बाजार का मूल्य है, वो 25 रुपये है। और
अगर बल्क में लेते हैं तो थोड़ा और सस्ता पड़ेगा ही, स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक रहता है, अगर 100 प्रतियां कोई लेता है तो 15-20 के आसपास हो जाता है। तो ये है पुस्तक। अब आपका प्रश्न जो था कि कितना प्रयास करना पड़ेगा, तो पुस्तक के संदर्भ में ही मैं कहूंगा, मैं केवल समाज को दोषी नहीं मानता। हमारा जो इस पुस्तक का तीसरा इंडेक्स है, संभवतः आप देख रहे होंगे, डेवलपमेंट का अर्थ विनाश, तीसरा नहीं, चौथा इंडेक्स, हाँ। शासन तंत्र की नीति। हाँ। प्रस्तावना को मैंने 0 इंडेक्स माना हुआ है, तो 0 से अगर स्टार्ट करते हैं तो शासन तंत्र की नीति। हम शासन तंत्र यहाँ पे केवल भारत के तंत्र को शासन तंत्र नहीं मान रहे हैं, जो वैश्विक तंत्र है, जिसके हाथ में वैश्विक सत्ता है, पूरे विश्व को संचालित करने की सत्ता जिसके हाथों में है, वह सत्ता हमको प्राप्त करनी है। विश्व गुरु, विश्व सत्ता, मतलब विश्व गुरु बना। हाँ, वह सत्ता जब तक हमारे हाथ में नहीं होगी तब तक हमारी व्यवस्थाएं स्थापित नहीं होंगी। पुस्तक के संदर्भ में ही मैंने कहा है कि गांव में लकड़ी के चूल्हे के स्थान पे जो गैस सिलेंडर आता है वो विश्व सत्ता के माध्यम से आता है। अच्छा। वो एक नीति के माध्यम से आता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, पॉपुलेशन की जो संख्या है पिछले कई सालों में बहुत बढ़ती गई है, और इतने वृक्ष नहीं है जितने वृक्षों को काट कर हम। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय चौबे जी कि आप पुस्तक का तीसरा और छठा इंडेक्स जनसंख्या अवश्य पढ़ें। अच्छा, मैंने सारे पक्षों को लिखा है। मैंने पुनः कह रहा हूं मैं कि आपके मन के एक एक प्रश्न आपने पुस्तक में से बाहर कुछ नहीं है। पुस्तक में सब कुछ है, सब कुछ कंपाइल है। मतलब जब आप, मतलब आज तक किसी ने भी रामायण और महाभारत से बेहतर कुछ नहीं लिखा, और रामायण और महाभारत में जो लाइनें लिखी गई हैं, चाहे वो एक लाइन में ही बहुत ज्यादा कहा गया है। और मुझे आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आपकी पुस्तक में भी, जो कि बहुत पतली है, क्षमा चाहूंगा, रामायण और महाभारत से मैं अपने पुस्तक की तुलना नहीं कर सकते। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने समग्र विषयों को समाहित कर दिया। हाँ, मतलब मैं कहीं ना कहीं आपकी लेख की जो है उसका वर्णन करना चाहता हूँ कि इतने कम चीजों में, जितने भी मैं अभी क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है जितनी तिवारी जी, अरे नहीं, कोशिश कर रहा हूँ, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें समाग्र रख दी है। जैसे आप महाभारत की बात करें या रामायण की बात करें, एक एक दोहे में कितना डीप में लिखा गया है, और वो पूरा विश्व के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, तो लेखनी वही है जिसमें सब कुछ समाहित हो जाए। अगर कुछ छूट जाए तो लेखनी नहीं है, अगर कुछ छूट रहा है तो वो लेखनी नहीं है। आप केवल प्यार पे लिखते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आप केवल एक पर्टिकुलर विषय पे लिखते हैं। आपका रस कौन सा है? मेरा रस पूरा भारत है, और भारत का स्वरूप कैसा हो, विश्व का स्वरूप कैसा हो, क्या मतलब ये पृथ्वी कैसे चलनी चाहिए, वो कौन सी नीति है जो पृथ्वी को चलाएगी। एक नीति दे रहा हूं मैं, ये नीति है, यह पुस्तक नहीं है, नीति है। जैसे हमारे यहाँ नीति शास्त्र होता था, तो इस पुस्तक को आप नीति कह सकते हैं कि वैश्विक नीति का समागम है, कि पूरे विश्व को चलाने की क्या नीति है। ये केवल भारत के स्तर पे नहीं कहा गया है, ये केवल एक गांव के स्तर पे नहीं कहा जा रहा है, पूरे वैश्विक प्लेटफॉर्म से हम इस बात को कह रहे हैं। तो भारत और इंडिया में क्या आपको अंतर दिखता है? वही जो विकास और डेवलपमेंट में, वही जो काऊ और गाय में, मैंने पुस्तक के प्रारंभ में लिखा है, वही जो धर्म और रिलीजन में, वही जो ऑयल और तेल में, वही जो टीचर और शिक्षक में, ये सारी बातें लिखी। और शिक्षक और गुरु में क्या अंतर है? शिक्षक और गुरु वो एक सैद्धांतिक पक्ष है, दार्शनिक पक्ष है, वो एक दर्शन का पक्ष है। शिक्षक और गुरु, शिक्षक शिक्षा से निकला और गुरु जो है समग्र है। अच्छा, भगवान श्री राम जब बोलते हैं विनय न माना तो जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, ऐसा आपके साथ भी कई समय आया है कि मैं बहुत ज्यादा समय से विनय कर रहा हूँ और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि मुझे अपने वैसे रूप में आने का। धृति क्षमा दमोस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धृति धैर्य, धैर्य धर्म का प्रथम लक्षण है, और मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो ऐसा समय आया है, लेकिन मैंने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। और मैं सबसे आग्रह यही करूंगा अपने दर्शकों से भी कि धैर्य को कभी ना छोड़ें। धैर्य ही आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचा सकता है, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। धैर्य के अन्यथा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। अगर आप अधीर हो जाएंगे तो समाज में अगर बदलाव लाना है तो आपको क्या लगता है कि कौन से दिशा क्षेत्र हैं जहां पर युवाओं को खास करके ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, अब मैं तो क्या है कि आई कैन बी डिप्लोमेटिक। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं
मैं नीति का पक्षधर हूं, कूटनीति का पक्षधर नहीं हूं। आप इंजीनियरिंग से इस फील्ड में क्यों आए? नहीं, मैं बता रहा हूं, पहले मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं, मैं नीति का पक्षधर हूं, कूटनीति का पक्षधर नहीं हूं। आचार्य चाणक्य ने भी नीति का ही अनुगमन किया है, कूटनीति का नहीं किया है। एक हमारे दिमाग में इंजेक्ट कर दिया गया है कूटनीति, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता होगा, हमारे यहाँ नीति ही नहीं है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि युवाओं को भारत के गांव को समझना चाहिए, चाहे अर्थ की प्राप्ति हो या ना हो, और उस लक्ष्य को समझना चाहिए। हाँ, अर्थ एक माध्यम होता है, आप जब किसी भी विषय को लेकर लग जाएंगे तो अर्थ एक माध्यम बन के स्वतः ही आपके पास आएगा। गांव में सड़क बन गई, उससे क्या तकलीफ है? वर्षा का जल भूमि के नीचे नहीं जा पा रहा है, मैंने पुस्तक में लिखा है। नहीं, आपने पुस्तक में लिखा, अच्छी बात है, लेकिन अगर सड़क ही नहीं रहेगी। नहीं, सड़क तो पलायन का केंद्र है ना, गांवों से शहरों की ओर ले जाने वाला एक कॉरिडोर है। लेकिन सड़क नहीं रहेगी तो सामग्रियां घर घर तक कैसे पहुंचेंगी? हमारे यहाँ था, उसके लिए बैल था। मैंने लिखा आधुनिक वाहन, जो हमारा इंडेक्स है पुस्तक का, मैं कह रहा हूँ सब कुछ है छोटा कुछ भी नहीं है। आधुनिक वाहन जनसंख्या के ठीक नीचे, इंडेक्स का नाम है आधुनिक वाहन। राइट। तो ये कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन जो है, व्याधि की बात कर रहे हैं आप व्याधि के बारे में बताइए। मैंने बोला ना, सुविधा अर्थात व्याधि, सुविधा अर्थात व्याधि। आप सीढ़ी के स्थान पर लिफ्ट लेके आए, आपको लग रहा था सब कुछ ठीक होगा, हुआ क्या? उसी के नाम पे हॉस्पिटल खड़ा हुआ, इतनी बीमारियां नहीं होती। एक जो बड़ा विषय हमारे दिमाग में क्या डाला गया है, मैं स्पष्ट ही कर देता हूं, पुस्तक के ही संदर्भ में बता रहा हूं कि हमारे दिमाग में यह बात डाल दी गई है। आप किसी से ही पूछिएगा तो इसका उत्तर यही देगा कि सारी समस्याओं के लिए दोषी बढ़ती जनसंख्या है। ये किसी से ही पूछिए, उत्तर आपको यही मिलेगा। समस्या का दोषी कौन? तो बढ़ती जनसंख्या। समस्या का दोषी कौन? तो बढ़ती जनसंख्या। और उसके पीछे तर्क क्या? तो इतनी बढ़ती जनसंख्या का हम पेट नहीं भर पा रहे हैं, हमको सबका पेट भरना है। एक्सक्यूज बन गया ये एक्सक्यूज है। अब इसको समझिए, एक बहुत बड़ी क्रांति आई, सबसे पहले हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र से प्रारंभ हुई थी, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के पक्ष में जो तर्क गढ़े गए वो यह तर्क था कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इतनी बड़ी जनसंख्या का अगर पेट भरना है तो हमें कृषि का आधुनिकीकरण करना ही पड़ेगा, अर्थात हमें बैल के स्थान पे ट्रैक्टर लाना ही पड़ेगा, हमें गोबर के स्थान पे यूरिया, डीएपी और फर्टिलाइजर लाना ही पड़ेगा, इतनी बड़ी जनसंख्या का अगर पेट भरना है तो। अब ये समझिए, अगर इतनी बड़ी जनसंख्या का अगर आपको पेट भरना है, अर्थात आपकी भावना क्या रही होगी कि लोग मरे ना, मतलब लोगों को मरने से बचाने के लिए आप ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। अब डाटा के आधार पर अध्ययन करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले 100 व्यक्तियों पे एक व्यक्ति की मृत्यु होती थी, अभी 100 व्यक्तियों पे नहीं तो 12 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ये सब किसकी देन है? मतलब आप जो तर्क गढ़ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, ग्रीन रेवोल्यूशन के पक्ष में जो तर्क गढ़े गए वो तर्क अपने आप ही खंडित हो जा रहे हैं। अर्थात बढ़ती जनसंख्या इस देश के लिए कोई समस्या नहीं है। मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन आज से पहले जब चिकित्सा विभाग में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तब लोगों के मरने की संख्या ज्यादा थी, लोगों का लाइफ स्पैन भी कम था। उसमें लिखा है, पुस्तक में लिखी हुई है। आप जो बोल रहे हो सब है पुस्तक में, पुस्तक कुछ अलग नहीं। मैं यही कहना चाह रहा हूं, आपने कहा कि जब आधुनिक चिकित्सा, जिसको मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम दिया है, पुस्तक में लिखा पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारी लड़ाई विज्ञान और प्रौद्योगिकी से नहीं है, हमारी लड़ाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। जब था क्या, पिछले 5000 वर्षों का एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए। आप तो मैकेनिकल के छात्र हैं और गणित के भी छात्र हैं, तो ग्राफ का अध्ययन आपने किया होगा। 5000 वर्षों का एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए और ग्राफ दो चीजों के बीच में ड्रॉ कीजिए, टाइम और पॉपुलेशन, अर्थात समय और जनसंख्या। आपको लगेगा पिछले 4000 वर्षों तक जनसंख्या स्थिर है, जनसंख्या में कोई विशेष परिवर्तन 4000 वर्षों तक देखने को नहीं मिल रहा है। और पिछले 1000 वर्षों में जनसंख्या में एक्सपोनेंशियल चेंज आपको देखने को मिलेगा। एक्सपोनेंशियल संभवतः आप समझते होंगे, एक लीनियर होता है, एक एक्सपोनेंशियल होता है, बहुत तेजी से। तो पिछले 1000 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि एक्सपोनेंशियल ड्रास्टिक चेंज आता है।
पॉपुलेशन, तो उसके मूल में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि प्रकृति जिस बढ़ती जनसंख्या को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित कर लेती थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उस प्रकृति के ऊपर नियंत्रण कर लिया। क्या बात है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि लोग मर रहे हैं तो मरने दीजिए, मेरे कहने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कहने का अर्थ ये, आप प्रकृति के विरुद्ध मत जाइए। प्रकृति अगर किसी को मारना चाहती है तो संभवतः उसके हित में चाहती होगी। आप प्रकृति के विरुद्ध जाके अपनी शरीरीय संरचना, अपनी देहीय संरचना को खराब क्यों कर रहे हैं? मेरा कहना मात्र इतना ही है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, जो प्रकृति की व्यवस्था है उस पर नियंत्रण कर दिया, जिससे जनसंख्या में आपको ड्रास्टिक चेंज मिलता है। नहीं तो जनसंख्या कभी इतना नहीं होता। आज भी अरुणाचल का जनसंख्या घनत्व तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, और दिल्ली का 22,000 है। जहां वहां पे 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में 17 लोग रहते हैं, यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में 22,000 लोग रहते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? तो आखिर ये चीजें कहाँ खत्म होंगी जाकर? इसका अंत क्या है? शहरीकरण को रोकना पड़ेगा। आप नहीं रोक पाए। शासन को रोकना पड़ेगा, वैश्विक शासन को रोकना पड़ेगा। विश्व सत्ता उनके हाथ में हो जो शहरीकरण के विरुद्ध एक सोच रखते। मान लीजिए आपकी सोच सफल नहीं होती जी, तो कहाँ ये जाकर के रुकेगा? नहीं, विचार कभी मरता नहीं। मैं चौबे जी आपको आश्वस्त कर दूं, विचार कभी नहीं मरता। मेरा देह मरेगा, ये विचार नहीं मरेगा। इस विचार के लिए कई लोग लगे रहेंगे। संभवतः मुझे लग रहा है कल को आप भी लगे। मैं चाहूंगा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा। आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री करी है, आपके डिग्री में नाम है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं उस डिग्री को ओनली पेपर डिग्री मानता हूँ, वो केवल एक पेपर है। बट क्या कारण रहे होंगे कि आपको मेघालय का एक हमारे ऊपर भी रहा, गुलाम हम भी रहे, हमारे पूर्वज भी गुलाम रहे। कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में जहां से आपको लगा कि नहीं, अब ये सारी पद्धतियों को छोड़ के मुझे अपनी... हमारे ऊपर हमारे परदादा जी का विशेष प्रभाव रहा, तो वही बार बार हमको आग्रह करता रहा। हमारे परदादा जी स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े, तो वो एक विषय रहा, और वो प्रभाव वो स्फुटित तो होता ही है, बीज स्फुटित होगा ही होगा, आज नहीं तो कल। मैंने कहा ना, मूल से जुड़ी हुई मेधा ही व्यवस्था परिवर्तित करेगी। मूल स्फुटित हो गया। तो बाकी बहुत लोग मिले, आदरणीय देवेंद्र शर्मा जी का मार्गदर्शन मिला, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता है और वो पुरी के शंकराचार्य जी के शिष्य भी हैं। तो उनके मार्गदर्शन का एक बड़ा प्रभाव मेरे जीवन पर रहा है, वैचारिक प्रभाव। अच्छा, रोजी रोटी आपको कहाँ से मिल रही है? देखिए, मैंने कहा ना, रोजी रोटी का जो संघर्ष है, संघर्ष केवल 3 समय, इसमें लिखा है मैंने कि अगर भोजन वस्त्र आवास प्रकृति द्वारा सुलभ है तो और क्या चाहिए कि हम गांव से शहरों की ओर जा रहे हैं, ये मैंने लिखा है। तो सबसे बड़ा विषय है कि फिलहाल 3 समय की रोटी मिल जाए, उसी में घर की अगर बात करें, संघर्ष तो रहता है। हिंदुस्तान के अंदर घर खरीदना मतलब आपकी पूरे जीवन की कमाई लगा देना है, जीवन की कमाई लगा के प्रकृति का विनाश करना। सीमेंट लाएंगे, कोयले का एक्सट्रैक्शन करके, नदियों के बालू का एक्सट्रैक्शन करके घर बनाएंगे। तो केवल यहाँ पे पैसा एक्सपेंड करने की बात नहीं है, हमारी व्यवस्था में एक आर्थिक स्टेबिलिटी भी है और साथ ही साथ प्रकृति सम्मत भी है, इसीलिए मैंने अर्थनीति भी लिखा है। तो आपको लगता है ये जो कोरोना महामारी है, ये कहीं ना कहीं हमारे ही द्वारा किए गए कुछ कामों का परिणाम स्वरूप? मैं कोरोना पे अधिक कुछ नहीं कहूंगा, और मैं यही कहूंगा कि कोरोना ने तो गांव की प्रासंगिकता को सामने लाया, बस इतना ही कहूंगा। कोरोना के बारे में अत्यधिक नहीं। लेकिन लोग बोलते थे कि गांव के लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन गांव तक ये फैला। मीडिया का दिन है उसमें, शहर अत्यधिक प्रभावित हुए हैं, गांव अभी कम प्रभावित रहे। हमने तो गांव का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, गांव अभी कम प्रभावित हुए, शहर अधिक प्रभावित हुए। तो बातें तो बहुत सारी रहेंगी करने के लिए, और बातों का कोई अंत नहीं है, आपसे हम मिलते रहेंगे। मैं आपको 2-4 विषय और बता दूंगा। पुस्तक 13 भाषाओं में भी अनुवादित हो रही है। हाँ, यही मेरा एक तो हिंदी की आप देख रहे हैं, विकास वर्सेस डेवलपमेंट, यही पुस्तक तमिल में विकास वर्सेस डेवलपमेंट, और यही पुस्तक अंग्रेजी में। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है जी, कि अंग्रेजी भाषा के खिलाफ होकर भी आप अंग्रेजी भाषा में ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। मैंने कहा ना कि सठे साठ्यम समाचार, ये आपने ही कहा था कि अब मुझे लगता है कि मेरा विषय पर्याप्त हो चुका है। उन्होंने हमारे वेदों का प्रयोग करके बाइनरी सिस्टम को तैयार कर दिया।
जो पूरा उनका बाइनरी सिस्टम तैयार हुआ हमारे वेदों के माध्यम से ही होता है। तो जब आज हम अपने वेदों को स्थापित करेंगे तो हम कंप्यूटर का प्रयोग भी करेंगे। इसीलिए मैंने पुस्तक के प्रारंभ में ही लिखा है कि प्रकाश अगर दुर्लभ हो जाए तो आवश्यक नहीं कि हम अंधकार का महिमा मंडन प्रारंभ करें। दुर्लभ है, मतलब आप उनकी व्यवस्थाओं का प्रयोग करते हुए भी हम अपनी व्यवस्थाओं को स्थापित करेंगे, होटल में बैठ के करेंगे। कहीं ना कहीं मतलब आप एक बहुत थिन लाइन को दर्शा रहे हैं कि चीजें होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आगे की तरफ बढ़ना गलत है। नहीं, आगे की तरफ बढ़ना है, लेकिन आग्रह अपनी व्यवस्थाओं के प्रति करना है, उसको शस्त्र के रूप में प्रयोग करना है, उसके प्रभाव में नहीं आना है। बिल्कुल, उनकी व्यवस्थाओं को शस्त्र बना दीजिए। बिल्कुल, संभवतः मैं अपनी बात समझा पा। हाँ, मैं समझ गया आपकी थिन लाइन को समझ गया। और आप ये बताइए कि जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं, जिनके कोई क्वेश्चन हो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? नहीं, संपर्क तो आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता हाँ, संजीव तिवारी फेसबुक पे है, पेज भी है, फेसबुक आईडी भी है। ग्राम उदय फाउंडेशन यूट्यूब चैनल है हमारा, ग्राम उदय फाउंडेशन फेसबुक पेज भी है और ग्राम उदय फाउंडेशन की अपनी वेबसाइट भी है। ग्राम उदय फाउंडेशन के बारे में जरा बताइए कि कैसे आपका। नहीं तो अब ये कुछ करना था तो एक संस्थागत ढांचा तो खड़ा करना ही पड़ता है। एक हमारे यहाँ जो पूर्वजों ने जो कहावतें कही है ना, उसमें सारा मर्म होता था, अकेला चना भाड़ नहीं खोल सकता। कहने का मर्म यही था कि संस्था खड़ी कीजिए। वो बार बार कहते थे, आग्रह करते थे कि आप संस्था खड़ी कर दीजिए। तो हमने भी सोचा संस्था खड़ी कर दीजिए और आप जैसे बंधुओं का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, आपका भी लंबा मार्गदर्शन रहा, तो कई सारे मित्र मिले और मैं अपने मित्रों को इसमें साधुवाद दूंगा। जितने मित्र मिले हैं किसी ने हमारे साथ छल नहीं किया है, किसी ने हमारे साथ छल नहीं किया है। परिणाम स्वरूप जो है आज जहाँ है किसी ने हमारे साथ छल नहीं किया है। संभवतः इसका कारण ये भी रहा होगा हमने भी किसी के साथ छल नहीं किया है। अच्छा, आप बिहार से हैं, बिहार को एक दृष्टिकोण से हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों में पिछड़ा नहीं, पिछड़ा जो वो है वो डेवलपमेंट वाली दृष्टि है। बिहार पिछड़ा हुआ नहीं है, बिहार विकसित है, डेवलप्ड नहीं है। डेवलपमेंट आपकी दृष्टिकोण से बिहार आज भी संपन्न है, लेकिन जो क्राइम रेट है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी, क्राइम रेट हर जगह है। कहीं किसी और प्रकार का क्राइम है, कहीं किसी और प्रकार का क्राइम है। क्या पंजाब में क्राइम नहीं है? क्या तमिलनाडु में क्राइम नहीं है? क्राइम के प्रोस्पेक्ट बदल जाते हैं। कहीं नशा का क्राइम है, कहीं ड्रग्स है। गोवा में आप जाके देख लीजिए, गोवा जैसा तो नशाखोरी हमारे बिहार में नहीं है। बट नशा, ड्रग्स और है, बहुत सारी विकृतियां हैं, लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि हर जगह अलग अलग प्रकार का है। भेद बदल जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है, कहीं कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। इस प्रकार की तुलना राष्ट्र के विरुद्ध होगी, मुझे ऐसा लगता है। इस प्रकार की तुलना से हमको बचना चाहिए। लेकिन आपको इस चीज से कहीं भारत के किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं तो खुल के बोलता हूँ मैं बिहारी हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ, साहस के साथ कहता हूँ मैं बिहारी हूँ। बिहारी होना मेरी पहली अस्मिता है, साहस के साथ कहता हूँ। दिल्ली में बैठता हूँ तब भी कहता हूँ। आपने भारत के किन किन राज्यों में भ्रमण किया और क्या क्या आपके वहां से मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम, अरुणाचल, पूर्वोत्तर का अच्छा अनुभव रहा और दक्षिण का भी अच्छा अनुभव रहा, तमिलनाडु, कर्नाटक। भाषाई विविधता को जानने का मौका मिला। महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र के तो लगभग 16-17 जिले कवर किए जिस दौरान आपसे मिलना हुआ था। और गुजरात, बिहार तो लगातार 2 साल पकाया बिहार में, पूरा एक एक जिला बिहार का कवर किया। झारखंड, सबसे बड़ी बात मेरे साथ ये रही कि दिल्ली को ही मैंने अच्छे से जाना और दिल्ली की मैंने 4 दीवारी कवर की है। चांदनी चौक बोलिए या फिर राजीव चौक बोलिए, दिल्ली के यूथ की मेंटेलिटी को ही मैं जानता हूँ। मतलब दिल्ली का यूथ मेरे से बच के ये निकल नहीं सकता है कि आप गांव के व्यक्ति हैं और आप वही पुराने ढर्रे पे बात कर रहे हैं। तो हमको सब कुछ पता है दिल्ली में चल क्या रहा है, मुंबई में चल क्या रहा है, तो हमको सब पता है। वो जो डिफरेंस है वो पता है, इसीलिए हम अपने विषयों को आग्रहपूर्वक स्थापित कर पाते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि समाज के जो भी पक्ष हैं उनको कभी डिनाई नहीं करना चाहिए, उसको समझना, उसके प्रभाव में ना आना, और अगर वो हमारे धर्म के विरुद्ध है तो उसको शस्त्र के रूप में प्रयोग करके और शत्रु पे आघात करना। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तिवारी जी, बहुत मजा आया और बातें जो है खत्म नहीं होंगी। जाते जाते आपको अगर एक संदेश देना हो हिंदुस्तान के युवाओं को नहीं, हर वर्ग को, क्योंकि आप बहुत आपसे लोग बहुत कनेक्ट करते हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब कनेक्ट करते हैं, तो आप एक मैसेज देना चाहें? युवाओं को मैं यही संदेश दूंगा
कि भारत के गांवों को समझें, हम्म, और समझने का आधार तो मैंने दे ही दिया इस पुस्तक के रूप में। और गांवों को समझें, परंपराओं को समझें, हीनता से ग्रसित ना हो। हीनता से ग्रसित होंगे तो समाज के किसी भी क्षेत्र में स्थापित नहीं हो सकते। हीन व्यक्ति परतंत्र ही रहता है। वो किसी भी क्षेत्र में, अगर उनको लगता है कि वो अर्थ से युक्त हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। हीनता से ग्रसित व्यक्ति सदैव परतंत्र रहेगा, औपनिवेशिक ही रहेगा। तो हीन ना हो, स्वाभिमान लाएं अपने भीतर, अपनी परंपराओं के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने कुल परंपरा के प्रति सजग हूं, राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान का भाव रखें और विश्व सत्ता पाने की लालसा रखें। ये एक लालसा मैं अपेक्षा रखूँ, ये मेरी छोटी सी अपेक्षा है। मतलब आप महत्वाकांक्षी रहें, हाँ। लालच ना करें। विश्व सत्ता विश्व सत्ता की, कि विश्व की सत्ता हमारे हाथ में। बिल्कुल। ये भारत के युवाओं से ये अपेक्षा है, भारत के अलग अन्य युवाओं से ये अपेक्षा नहीं है। बिल्कुल। हम आशा करते हैं कि आपकी जो दूसरी बुक है, वो जो पुस्तक नहीं, ये पुस्तक अब खंड 2 खंड 3 करके चलती रहेगी। विकास वर्सेस डेवलपमेंट खंड 2 खंड 3 खंड 4 ऐसे एक एक वर्षों में इसका खंड आता रहेगा, इसका सीरीज चलता रहेगा। और मैं चाहूंगा कि अब हम सब के सामूहिक इनपुट से यह अगली पुस्तकें तैयार हों। आपके ये विचार आए, मतलब हमारे यहाँ कहा गया वादे वादे जाते तत्वबोधा, वाद विवाद से तत्व का बोध होता है। लेकिन अभी जो सिर्फ फुटबॉल चल रहा है टीवी चैनल पे, हम डिबेट को कभी नहीं हुआ, हमारे यहाँ डिबेट होता है, हमारे यहाँ तो वो discussion- होना चाहिए और वो डिस्कशन से तैयार होगा, कुछ निकलेगा। चलिए तिवारी जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और आशा करते हैं आपको भी हमारे साथ बात करके मजा आया। हमें अधिक आनंद आया, आपसे अधिक आनंद आया, मैं तुलना कर पा रहा हूँ। बिल्कुल, हमने आपके साथ कटाक्ष की बातें करी, आपको घेरने की बहुत कोशिश करी, लेकिन लगता है कि हमारी तैयारी जो है वो थोड़ी विफल रही। अगली बार हम पूरी कोशिश करके आएंगे ताकि आपको घेर सके। अगली बार आपको सफल करेंगे।